नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी मैया भक्तों को संतोष कुलकर्णी और सुषमा कुलकर्णी के नमस्कार। मैया जी को नमस्कार। मैया जी के अध्यक्षता में हम लोग बैठे हुए हैं और ये 57वां भाग आपके सामने आ रहा है। 57th एपिसोड ऑफ अविरत परिक्रमा। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैया जी कैसे परीक्षा लेती है, तो ऐसे ही एक किस्सा मैं आपको अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मज़ेदार है, सुनिए ज़रा। शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो अविरत परिक्रमा हम लोग पूरे मराठी में कह रहे थे, फिर अचानक हिंदी में क्यों आए। तो एक तो मेरा जवाब है कि ये मैया जी की इच्छा है कि अभी मैं हिंदी में आपसे बात करूं। दूसरा, मेरे कुछ दर्शक, खास तौर पे दो नाम मैं लेना चाहूँगा। एक है, यस आपने गेस बिल्कुल सही किया, एक है सुमंगल विद्वांस और दूसरे हैं संदीप जी मिश्रा। तो मुझे लगा इन दो सज्जन पुरुषों के लिए मेरा हिंदी में बोलना आवश्यक है। तो इसलिए कुछ एपिसोड्स मैं हिंदी में आपके सामने सन्मुख हो रहा हूँ। उसमें मेरी हिंदी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये दूसरा एक उसके साथ निहित स्वार्थ है मेरा। तो आपकी टिप्पणी जरूर लिखिए। पिछली बार जब मैंने हिंदी में एक दो एपिसोड्स किए थे, तो मेरे इंदौर के एक मित्र, उन्होंने कहा था मराठी एवढी गोडी आली नहीं। मतलब हिंदी में मेरा कथन उनको मराठी जैसा प्यारा नहीं लगा। ठीक है शेखर जी, आपका ओपिनियन बिल्कुल मान्य है मुझे, लेकिन फिर भी भाषा भाषा है। हर भाषा में अभिव्यक्ति के अलग अलग फायदे हैं। तो इसलिए ये एक प्रयास है मेरी तरफ से। आशा है आपको पसंद आएगा। तो आज मैं आपको ये शीर्षक जो दिया है कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में, तो वैसे मैया की परिक्रमा में ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उदय जी धूपकर, अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें गूगल मैप मैं नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं गांव की लोकेशन बताने वाला हूँ, ना ही मैं उन व्यक्तियों के बारे में, उनके नाम के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा अलग प्रकार का है। तो सुनिए क्या हुआ कि हम एक गांव से दूसरी गांव की तरफ जा रहे थे। इसमें नया कुछ नहीं है। परिक्रमा में यही करते हैं अपन, एक आश्रम से दूसरे आश्रम की तरफ, एक गांव से दूसरे आश्रम की तरफ जाते रहते हैं। तो वैसा ही इस प्रसंग का विशेष यह है कि हम लोग लेट हो गए थे। पिछले गांव से 4:30 पौने 5 बजे निकलने में हमको हो गया। और जैसा कि हमको अनुमान था कि अगला गांव एक आध घंटे में आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ। तो हम लोग करीब 1 डेढ़ घंटे तक चलते रहे, करीब 6 बजने को आए, फिर भी कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। मैया जी हमारे बिल्कुल पड़ोस में थी, राइट साइड में हमारे मैया थी। और हम लोग जा रहे थे, एक पगडंडी के ऊपर हम लोग चल रहे थे। दाहिने हाथ को मैया जी थी, हमारे लेफ्ट साइड में एक टेकड़ी थी। और दूर दूर तक कोई गांव, कोई आश्रम, कोई मिल नहीं रहा था। और ना ही कोई रास्ते में परिक्रमावासी दिख रहे थे, कोई ग्रामवासी भी नहीं मिल रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि आम तौर पे हम लोग ऐसा ऐसा प्रयास करते थे कि 5 सवा 5 तक अपने मुकाम तक पहुंच जाए। आप भी ध्यान में रखिए, अगर आप परिक्रमा कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो 5 का एक आप लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको 5 बजे तक गंतव्य स्थल पे पहुंच जाना चाहिए। उसका कारण है कि 5 बजे आप पहुंचेंगे, करीब 6 बजे तक आप सेटल हो जाओगे, वहाँ पे आपका आसन लग जाएगा जगह पे, आप फ्रेश हो जाओगे, पानी की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप पूजा आरती
6:45 7 बजे तक पूरी कर लोगे। अगर खाना अपने हाथ से बनाना है तो भी आपको 7 से 8 बजे तक का समय मिल जाएगा। अगर जजमान के यहाँ उनको तैयारी करनी है तो 5 बजे से आप आए हुए हैं तो उनको मालूम है कितने व्यक्ति वहाँ पे है, तो इस प्रकार से वो सबके लिए खाना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खाना तैयार करना पड़ेगा ना उनको भी। इसलिए 5 बजे का आप एक लक्ष्य आपके पास रखिए। तो हमेशा हम 5 सवा 5, लेटेस्ट बाय 5:30 पहुंच जाते थे, लेकिन अभी आज 6 बजे तक हम लोग चल रहे हैं। और अभी देखिए जिस मार्ग पे हम लोग जा रहे थे, दाहिने हाथ को मैया, बाएं हाथ को टेकड़ी, और टेकड़ी और हमारे बीच में थे खेत। और वो खेत भी कैसे थे, पूरी मेरी हाइट के खेत ऐसे ऊंचे, और उसके अंदर से वो पगडंडी ऐसे 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 करके जा रही थी। तो इवन पैर के नीचे की राह भी दिख नहीं रही थी, बराबर विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि एक मैया जी अचानक सामने आई। उनसे पूछा, मैया जी आश्रम कहाँ है? बोले अभी तो बहुत दूर है। अरे बाप रे, 6 बजे उन्होंने बोला अभी तो दूर है। वो हम लोग थोड़ा सा धक धक होने लगा। फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। अब वो खेत में भी धीरे धीरे, और सामने सूर्य अस्त होते हुए दिख रहा था हमको, स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि अगले 15-20 मिनट में सूर्य अस्त होने वाला है। और जो अनुभवी है उनको मालूम है कि एक बार सूर्य अस्त हो गया उसके बाद में भी आमतौर पे एक 15 मिनट 20 मिनट तक और उजाला रहता है, उसके बाद एकदम दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास एक आधा घंटे की खिड़की और थी। 30 मिनट, 30 मिनट तक हमको गंतव्य स्थल तक पहुंचना अनिवार्य था, नहीं तो मैया के किनारे पे ही कहीं पे जगह देख के हमको बिस्तर लगाना पड़ता। लेकिन मैया जी है, मैया जी इंटरनेशनल, उनकी टूरिंग की सारी व्यवस्थाएं पक्की रहती, खाली वो आखिरी वक्त तक अपना इम्तिहान लेती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैया जी ने हमको बोला कि अभी दूर जाना है, आप सीधे जाओ। ठीक है, सीधे सीधे चलते गए चलते गए। वो धीरे धीरे वो खेत वापस घना खेत हो गया। अब घने खेत के दो इश्यूज या समस्याएं रहती है। एक तो नीचे का दिखता नहीं है, लेकिन पगडंडी रहती है, पगडंडी के ऊपर चलते रहो, लेकिन बिना दिखे आप चल भी नहीं सकते। तो एक उसमें अच्छा रहता है कि पिछले लोगों ने जाते जाते वो खेत में से 1-1.5 फीट की ऐसी फसल कटी हुई रहती है, तो उसके अंदर से अपन चल सकते हैं। लेकिन दूसरी समस्या है जीव जंतुओं की, क्योंकि दिन में तो हम पाँव के नीचे देख सकते हैं कि पाँव कहाँ पे पड़ रहा है। कोई सर्प, नाग, बिच्छू महाराज नीचे बैठे हो तो उसके ऊपर अपन गलती से अनजाने में पाँव पड़ जाए, तो उसको क्या मालूम है अनजाने में पड़ा है कि जानबूझ के रखा है, वो तो दंश करेगा ही। तो वो एक चिंता यहाँ पे हमेशा लगी रहती थी। और तीसरी एक समस्या रहती थी कि ये जो ऐसे खेत रहते हैं मैया जी के किनारे में, वहाँ पे सिंचन के लिए वो जो एक स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, ऐसा गोल 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 4 जेट्स रहते हैं, वो गोल 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 घूमते रहते हैं और पानी फेंकते रहते हैं स्प्रे जैसे। उसके कारण क्या होता है कि वो पगडंडी के ऊपर हो जाता है कीचड़, और उस कीचड़ में से चलना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो वो एक समस्या थी। लेकिन हम लोग धीरे धीरे करते हुए वो खेत भी पार कर गए। अब आ गई ओपन जमीन, ओपन लैंड थी, उसमें पथरीली जमीन थी। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रस्तर पत्थर, उनके ऊपर चलते 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 एक ऐसे टीले पे हम लोग पहुंचे। वहाँ पे पत्थरों का साइज और बढ़ गया। तो संयोग से वहाँ पे एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि आश्रम? बोले आप ऐसे ही सीधे निकल जाओ।
ठीक है भैया, सीधे निकल गए। अब वो पत्थरों के ऊपर से तो पगडंडी भी दिखती नहीं है, तो हम लोग कभी बाएं तरफ कहीं दाएं तरफ, जहाँ पे चढ़ने उतरने की सुविधा है वहाँ से चलते गए चलते गए। और जाते जाते अचानक हमको एक पगडंडी ऐसी बाईं तरफ जाते हुए दिखी टेकड़ी के ऊपर। हमने वही पगडंडी ले ली। तो परिक्रमा में पहली पगडंडी दिख जाए वो उस पर टर्न मार लो। लेकिन मैं बताऊं आपको मैया कैसे कैसे मार्गदर्शन करती है। वो सज्जन पुरुष जो करीब आधा किलोमीटर दूर रह गए थे, जिनसे अभी बात करके आए थे, उन्होंने वहां से आवाज लगाई हमको, बाबा जी नर्मदे हर, गलत रास्ते पे हो, सीधे जाओ सीधे जाओ। अरे सीधे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सीधे कैसे जाएंगे, और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमने उनकी बात मानी और सीधे निकले। अब सीधे जाते 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 फिर से एक खेत, वो खेत क्लियर किया, फिर से थोड़ा आगे एक झाड़ी का झुरमुट आया। वो झुरमुट के वहाँ हमको फिर से एक पगडंडी अंदर जाते हुए दिखी। और अंदर पहली बार गांव में कुछ दीप दिखे। कितना आनंद आता है, आप समझ नहीं सकते कि पूरे अंधेरे में से आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, आपको मालूम नहीं आश्रम कहाँ पे है। और ऐसे वक्त में जब सूरज महाराज भी डूबे हुए हो और आप बाईं तरफ देखते हो और आपको ऐसे दीप टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो डूबते को तिनके का सहारा। तो हमने वो दीपों का सहारा लेके चलना शुरू किया। अब अंधेरा काफ़ी रिजनेबल हो गया था, हमको आसपास के पेड़ वगैरह ऐसे खाली छाँव के रूप में दिख रहे थे, नीचे की पगडंडी दिखना बंद हो गया था। तो हमने एंड्रॉयड का फ्लैश लाइट चालू किया था, उसके आधार पे हम लोग चल रहे थे। चलते 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 एक गांव आया। हमारे बाईं तरफ कुछ मकान थे, दाईं तरफ कुछ मकान थे। तो जस्ट इंट्यूशन से हमने दाहिना रास्ता ले लिया। फिर से बड़े बड़े आम्र वृक्ष उसके नीचे से होते हुए एक ऐसी ऊंची मुंडेर, हमारे दाहिनी तरफ दो तीन मकान, और सबसे एक नंबर पे हमको ऐसा लगा, ऊपर झंडी वगैरह लगी थी, यही आश्रम है, यही मंदिर है। लेकिन वहाँ की स्टेप्स बड़ी डिफिकल्ट थी। फिर भी हम लोग वो पूरे सामान सामान के साथ ऐसी ऊंची ऊंची स्टेप्स थी, ऊपर चले गए। तो मंदिर था वहाँ पे, लेकिन बंद था। तो दरवाज़ा ऐसा खाली कड़ी लगा हुई थी, कड़ी खोली, दरवाज़ा खोला, सौभाग्यवश अंदर लाइट जल रही थी। तो अंदर गए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वहाँ पे विद्यमान थे। नमस्कार किया, हनुमान जी भी थे। और हमने सोचा ये आश्रम है, लेकिन आश्रम में कोई होना तो चाहिए ना, जजमान। क्योंकि सबसे मुख्य क्या है, पानी की व्यवस्था। तो मंदिर के चारों तरफ घूमे, कोई पानी नहीं दिखा, कोई आश्रमधारी भी दिखा नहीं, तो खाने की व्यवस्था कैसे होगी। दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो वहाँ पे सामान रखना कि रखना, एक मन में थोड़ा सा विस्मय था, अब क्या करें। लाइट तो थी, अभी उजाले में आ गए थे क्योंकि, लेकिन अब यहाँ पे व्यवस्था कैसे होगी, पानी नहीं है, कुछ रसोई का सामान नहीं, क्या कर सकते हैं। पीछे मुड़ के देखा तो रास्ते के दूसरे तरफ करीब 200-300 फीट पे ऐसा ऊंचाई पे एक बड़ा सा मकान था, अच्छा पक्का मकान था। तो वहाँ पे दो तीन महिलाएं स्टेप्स पे बैठी हुई थी। तो हमने उनसे आवाज़ लगा के पूछा, नर्मदे हर। तो उन्होंने भी नर्मदे हर तो कहा। तो हमने उनको पूछा कि यहाँ तो कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही है। तो उन्होंने बोला ऐसा ही है। अरे ऐसा ही है मतलब क्या। तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग वहाँ पे आ जाए क्या, आपके यहाँ रात में रुकने के लिए जगह चाहिए हमको। तो मना किया उन्होंने, स्पष्ट रूप से मना किया, इधर बिल्कुल मत आइए, इधर कोई व्यवस्था नहीं होगी। निराश हो गए हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, वो खाली वो मंदिर आश्रम जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की तो कुछ है ही नहीं व्यवस्था, अब क्या करें। तो एक 5-1 मिनट हमने अंधेरे में राह देखी, कोई आता है क्या, कोई नहीं आया। अब बाद में मालूम पड़ा कि जिन महिलाओं से हमने बात की थी
वो उसी मंदिर के पुजारी का घर था, जिन्होंने हमको मना कर दिया था इधर आने के लिए। ठीक है भाई, मैया जी की इच्छा। लेकिन संयोगवश जिस मंदिर में हम लोग थे, वहां से घूमते घूमते हम बाई तरफ आए, चार दीवारी पे ऊपर ही। हाँ, तो बाई तरफ एक और मकान था, छोटा सा मकान था, झोपड़ी नुमा मकान था। वहां पे एक मैया जी बाहर खड़ी हुई थी आंगन में। बोले बाबा जी वहाँ कोई नहीं है। तो हमने कहा मैया जी अभी इधर पानी भी नहीं है, खाने की भी व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे। बोले आप हमारी तरफ आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमको रात में रुकना ही है, हम तो आंगन में भी सो जाएंगे मैया जी। बोले, तो उन्होंने फिर हमारी श्रीमती को बोला कि हम लोग निचली जात के हैं, तो देखो आप अगर चलता है तो हमने तो वो एक सुनी सुनाई वो पंक्ति दोहरा दी कि जात पात पूछे ना कोय, हरि को भजे सो हरि को होए। तो अभी तो अपन मैया के परिक्रमा में है, वैसे भी मानते नहीं है, और अब परिक्रमा में क्या मानना। तो हमने कहा मैया जी उसकी चिंता मत करो, हम तो आते हैं। तो हमने पूरा तुरंत सामान उठाया, वो डिफ़िकल्ट स्टेप्स उतरते उतरते नीचे गए, और पड़ोस में वो मैया जी का मकान था, लेकिन वहाँ पे स्टेप्स ही नहीं थी। ऐसा एक ऊंचा सा टीला था, और टीले के ऊपर बस अपने डंड के सहारे चढ़ना था। अंधेरा पूरा इतना था कि नीचे का कुछ दिख नहीं रहा था, फ्लैश लाइट भी, क्योंकि अब सामान लेके एक हाथ में कमंडलू एक हाथ में डंड लेके चढ़ना था। पता नहीं कैसे, मैं आमतौर पे चढ़ाई चढ़ने में मुझे समय लगता है, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ कि पहले हमारी मैया जी श्रीमती कुलकर्णी वो ऊपर चढ़ गई, और उनके पीछे पीछे में बिना कुछ सोचे 10-12 फीट की चढ़ाई पार करके ऊपर मैया जी के यहाँ पहुँच गया। छोटा सा मकान था, उन्होंने बोला आंगन में आप लगा लो आसन, लगा लिया। और फिर मैया जी ने तुरंत चाय बनाई, बहुत बढ़िया, बिना दूध की थी, कोई कोई दिक्कत नहीं। परिक्रमा में बिना दूध की चलती चाय, अधिकतर जगह पे वैसी मिलती है। तो वो चाय पी, जब तक कुछ 7:30 हो चुके थे महाराज। तो वहीं पे एक मटके में पानी भर के रखा हुआ था, उन्होंने बोला हाथ पैर धोने के लिए ले लो आप, स्नान के लिए पानी नहीं है, तो आप सुबह नदी मैया पे चले जाना। ठीक है। तो हमने वहीं से मटके में से पानी लिया, हाथ पैर धोए, फ्रेश हुए। देखिए क्या होता है ना, जैसे ही अपन आश्रम में पहुंचते हैं एकदम आश्वस्त लगने लगता है। परिक्रमा में जब तक हम लोग किनारे पे अकेले अकेले घूमते रहते हैं सुनसान जगह पे, वहाँ पे खाली मैया जी रहती है। आश्वस्त तो वहाँ पे ही रहता ही है, लेकिन एक व्यवहारिक तौर पे बता रहा हूँ आपको, अब जैसे ही उनके घर में आ गए हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब कोई चिंता नहीं। तो हमने हाथ पैर धोए, सब आरती पूजन की तैयारी कर ली, और शांत रूप से आरती पूजन हमारा संपन्न हुआ। 7:45 हो गए करीब। मैया जी ने बोला मैं खाना परोसती हूँ यहीं पे। ठीक है मैया जी। 8 बजे मैया ने सामने थाली में खाना परोसा, चावल दाल 2 आइटम्स थे, रोटी मुझे याद नहीं थी कि नहीं, अचार ज़रूर था, पानी दिया, और खाना संपन्न हुआ 8:30 9 बजे तक। वहीं पे हाथ धोए, मटके में जो पानी था उसी को बचाना था अपने को। फिर वो वहाँ के घर के जो मालिक थे, उन्होंने बोला रात के लिए मैं बता दूँ आपको कैसे जाना है। तो पिछवाड़े में जाके ऐसी एक जगह दिखा दी उन्होंने कि 1 नंबर के लिए इधर जाना है, और 2 नंबर के लिए तो 2 नंबर की कथा थोड़ी विचित्र है, आगे कभी बताऊंगा मैं आपको। तो फिर रात में शयन वहीं पे किया। अब एक वो पूरी जो बस्ती थी, आगे के जो 4-5 मकान थे, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जैसा उन्होंने शुरू में बोला था वो एक अलग जाति के थे, और उनका मेन समाज से कोई ज़्यादा लेन देन था नहीं। लेकिन वहाँ पे भी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। रात में जब मेरी नींद खुली, कुछ 1:30-2 बज रहे होंगे, तो मैंने देखा कि पड़ोस के एक मकान में
लाइट जल रही थी और एक महिला आंगन में बैठ के, ऐसा ऊपर लाइट थी, सिंपल 40 वॉट का बल्ब था, उसके नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। वो दृश्य मुझे अभी तक याद है। रात के 1:30-2 बजे मैया के किनारे पे एक गांव में एक महिला बल्ब के नीचे पढ़ रही थी। उसकी उम्र रही होगी कुछ 30-35 के आसपास रही होगी। मैंने ऐसे ही उत्सुकतावश उसको पूछ लिया कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप। तो वो सरकारी नौकरी में थी और कुछ पंचायत के साथ कुछ जुड़ी हुई थी, या कुछ था उसका डिजिग्नेशन। और दूसरे दिन कोई आने वाला था विजिट के लिए, तो उसके साथ मीटिंग की तैयारी कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर सो गया मैं। सुबह हमारी नींद 3-3:30 बजे खुली। सबसे निवृत्त होके आरती पूजन किया। तो मैया ने, हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ से अब निकलते हैं, सब सामान सामान लेके मैया पे जाते हैं, वहीं पे स्नान पूजा आरती करेंगे और इधर वो वहीं से निकल जाएंगे आगे। लेकिन वो जो उस घर की मैया थी, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, आप जाके स्नान करके आ जाओ। तो अच्छा ठीक है। हमने सामान वहीं पे रखा, स्नान के कपड़े लिए, मैया पे गए, वहाँ पे स्नान संपन्न किया जब तक उजाला हो गया था। स्नान संपन्न किया, वापस आए, आरती पूजन किया। आरती करते करते मैया ने चाय दी, सो चाय पी। और फिर क्या, यादें, सब यादों को समेट के यहाँ पे रखी यादें। बड़ा अच्छा समय व्यतीत हुआ। आश्रम नहीं था, मंदिर नहीं था, लेकिन एक ऐसा मकान था जिनका बाकी समाज के साथ कुछ लेन देन नहीं था। उस घर में रात गुजारी, अच्छा खाना प्राप्त किया, सबसे मुख्य था स्नेह। वो स्नेह वहाँ पे मिला। तो सब यादों को समेट के नर्मदे हर बोल के वहाँ से हम लोग निकले अगले मुकाम की तरफ। तो ऐसा भी होता है परिक्रमा में, इसकी तैयारी रखिए। चलिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा अपनी अविरत परिक्रमा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।